बरेली कैंट चैप्टर 2। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बरेली के चार गहरे दोस्त सूरज, राजीव, रोहित और हरीश एक हैलोवीन पार्टी के लिए शहर से बाहर एक डरावने पुराने फार्म हाउस पहुंचे। पार्टी में भीड़ थी, लेकिन फार्म हाउस के हर कोने में अजीब सी उदासी थी। सूरज अपनी गर्लफ्रेंड रविता के साथ घूम रहा था। हरीश को बार बार बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हवा में कोई भारी अनजाना डर है। उसने राजीव से धीरे से कहा, यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इस फार्म हाउस में कुछ गलत है। कोई बुरी शक्ति यहाँ मौजूद है। राजीव ने बात को गहराई से समझते हुए हामी भरी, हाँ, कुछ तो है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। रोहित ने उन दोनों को देखा और हंसकर बोला, तुम दोनों हमेशा की तरह माहौल खराब कर रहे हो। ये सब बस पुरानी हवेली का डर है। सूरज ने भी मजाक में कहा, उन्हें रहने दे, ये दोनों हमेशा डरपोक बने रहते हैं। अचानक पार्टी के बीच में म्यूजिक अपने आप रुक गया। फिर किसी ने धीरे से टेबल पर रखे शीशे के गिलास को सरका दिया। गिलास रुक गया, पर किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। चारों दोस्त और रविता एक दूसरे को देखने लगे। सब कंफ्यूज्ड थे कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है। भाग 2। सिर्फ सूरज को दिखा डरावना चेहरा। बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन हुई। इस अंधेरे और कंफ्यूजन के बीच सूरज को अपने ठीक सामने पल भर के लिए एक भयानक उदास चेहरा दिखा। चेहरा खून से लथपथ था, आंखें खाली थीं और उसने सूरज की तरफ देखकर धीमी, दर्द भरी मुस्कान दी। सूरज कांप गया। वह जोर से चीखा, कौन है? कौन है वहां? राजीव, रोहित और हरीश चौंक गए। रोहित ने फ्लैशलाइट मारी, क्या हुआ सूरज? कोई नहीं है यहाँ। सूरज इतना डर गया था कि वह पीछे हटने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हरीश ने महसूस किया, राजीव, इसकी बेचैनी नकली नहीं है, यहाँ सच में कुछ है। तभी सूरज को अपने दाएं कंधे पर एक भयंकर भारीपन और बर्फीली ठंड महसूस हुई। राजीव ने देखा कि सूरज बुरी तरह से भीगा हुआ है, जबकि मौसम ठंडा था। उसने दबाव डाला, सूरज, अब मजाक नहीं, हमें बता, क्या हुआ है? तू इतना डरा हुआ क्यों है? रोहित ने भी पहली बार फ्लर्टिंग छोड़कर गंभीर होते हुए कहा, हाँ यार सूरज, कुछ तो हुआ है। सूरज कुछ नहीं बोला, बस कांपता रहा। हरीश ने जोर दिया, सूरज, भगवान के लिए सच बताओ, तभी हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यह कोई आत्मा है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जब चारों दोस्तों और रविता ने उस पर बहुत दबाव डाला, तब सूरज टूटा। वह नीचे जमीन पर बैठ गया और रोते हुए धीरे धीरे अपनी पुरानी कहानी बताने लगा। भाग 3। विश्वासघात और भयानक सच। सूरज की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि कैसे उसने एक लड़की के साथ विश्वासघात किया था, जिसका नाम मुस्कान था। सूरज ने कहा, मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैं जानता था कि वह मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, फिर भी मैं उसे शादी का झूठा दिलासा देता रहा। उसने बताया, मैंने उसे दिल्ली आने को कहा था। वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर रेलवे स्टेशन पर ही मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैं वहां नहीं गया। मैंने उसका फोन काट दिया और फिर स्विच ऑफ कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, और मैं दिल्ली चला गया नौकरी के सिलसिले में। जैसे ही सूरज की कहानी खत्म हुई, फार्म हाउस में फिर अंधेरा छा गया। सूरज के कान के पास एक डरावनी और दर्द भरी आवाज गूंजी, जो सिर्फ सूरज को सुनाई दे रही थी। आवाज मुस्कान की ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। सूरज, मैं प्रेग्नेंट थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। रात के 1 बजे तक मैं उस वीरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इंतजार करती रही। जब तुम नहीं आए तो मैं टूट गई, और तभी वहां कुछ इंसान के रूप में भेड़िए आए। सूरज का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मुस्कान की आवाज ने आगे बताया, उन्होंने मुझे बहुत दौड़ाया। मैं एक कमजोर लड़की थी, कुछ नहीं कर पाए। उस स्टेशन पर कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। उन कमीनों ने मुझे बहुत नोचा। मेरे साथ वह सब किया जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे अधमरा करके रेलवे स्टेशन की पटरी पर डाल दिया। मुझमें सांस थी। मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उन दरिंदों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। भाग 4। मुस्कान का वादा और सूरज का पश्चाताप। ये भयानक सच सुनकर सूरज के होश उड़ गए। वह एकदम पानी पानी हो गया। मुस्कान की आवाज ने अब प्रतिशोध की बात कही। मैं अपनी हुई परेशानी के लिए तुमसे बदला लेने नहीं आई हूँ, बल्कि इसलिए आई हूँ कि तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारी एक हरकत की वजह से मेरी और हमारे बच्चे की जान चली गई, और तुम भी उतना ही तड़पो जितनी मैं तड़पी।
और मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम उन कमीनों को पकड़कर मेरी मदद नहीं करवा देते हो। मुझे मुक्ति उसी दिन मिलेगी जिस दिन वो दरिंदे मरेंगे। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। रविता ने सूरज को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा किया। जब तुम उसके अपने नहीं हुए तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो? राजीव, रोहित और हरीश भी सूरज से घिन महसूस कर रहे थे। सूरज ने दर्द में सिर झुकाया, फिर आंसू पोंछे। उसने वादा किया, मुस्कान, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, यह मेरा वादा है। मैं उन कमीनों को ढूंढूंगा। सूरज नहीं जानता था कि वह आत्मा सिर्फ दूर हुई थी, गई नहीं थी। हाँ, वहाँ सच में कोई था। वह उसकी पूर्व प्रेमिका मुस्कान थी, और वही अब भी है और आत्मा बनके उसके कंधों पर बैठी हुई है।